एटलिस्ट की जगह अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 कायरल कार्बन कर लेंगे, एटलिस्ट नहीं आएगा। विच हैविंग 2 कायरल कार्बन, ठीक है, जिनमें दो दो ग्रुप अपने पास सेम हो। जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है अपन को, यहां ए और ए दो सेम ग्रुप है, एक्स और एक्स दो सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप अगर सेम साइड होगा, सेम ग्रुप अगर सेम साइड होगा तो एरिथ्रियो, सेम तो एरिथ्रियो, अपोजिट तो थ्रियो। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे। फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन अपन पढ़ रहे थे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे। ज्यादा काम का इन सब में आरएस कॉन्फ़िगरेशन है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि अगर मान लो आप सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करो, फिर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है वो चेक करो। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी एट वर्टिकल लाइन। अगर वो वर्टिकल पर है फिर 1 से 2 से 3 की तरफ मूव करो। अगर आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो वह आर कॉन्फ़िगरेशन है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फिर अगर हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा। फिर अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पर आया, इसका मतलब आपने 90 डिग्री रोटेट करा दिया। भाई ये वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वर्टिकल लाइन है, वो ग्रुप यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या किया आपने 90 डिग्री रोटेट किया। तो 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो ही जाते हैं, है ना। तो फिर इस तरह से, तो ये अपन समझ रहे थे, ये अपन समझ रहे थे। चलो, तो ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में था, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे मानो मेरे पास एक एग्जांपल है, हाँ एक सेकंड। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल के बारे में बताएं मुझे, ये आर है कि एस है। दिस इज CH3 CHO CH2OH और ये आ जाएगा OH। इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएं, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वेज डैश को किस में कन्वर्ट करोगे, फिशर में। बताएं बेटा। वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करो। ठीक है, आप चेक कर लें क्या करना होता है, आपको पता है। ये जो प्लेन के अंदर है, इनको इस वायर को खींच के सीधा कर दो तो CHO ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा। ये जो सॉलिड लाइन है ये कहाँ चली जाएगी, कैविटी के अंदर, और कैविटी कहाँ बनी हुई है, यहाँ। तो सॉलिड लाइन को कैविटी के उस साइड भेज दो, तो ये आ जाएगा CH2OH और ये आ जाएगा OH। अब आप यहाँ CIP रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। तो सबसे पहला नंबरिंग किसकी आएगी, ऑक्सीजन को नंबर 1 मिलेगा। फिर सेकंड नंबर, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी हो जाएगी O, O और H। इस कार्बन की 3 वैलेंसी कौन सी है, 2 हाइड्रोजन 1 O, H H और O, और इसकी तीनों H है। तो फिर इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। समझ में आ गया आपके। वो CHO होता है ना, तो C डबल बॉन्ड OH, ऐसा ही तो होता है। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि 2 सिंगल, और यहाँ तो 2 है। ये CH2OH क्या होता है, CH H और OH। तो कार्बन से कौन अटैच है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो अब आप 1 से 2 से 3 की तरफ मूव करें, 1 से 2 से 3 आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये आर होना चाहिए। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 4 वर्टिकल लाइन पर है, तो ये आर ही होगा। देन दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लेंगे।
हाँ जी, दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? ठीक, अगला पॉइंट, चलो ये तो लास्ट क्लास तक अपन डिस्कस कर चुके थे। हाँ जी, अब अपन एक काम और कर सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि अपन वेज डैश को पहले फिशर में कन्वर्ट करें और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करें। अपन सीधा वेज डैश से ही कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग है आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश रिप्रेजेंटेशन या वेज डैश फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आर एस कॉन्फ़िगरेशन in wedge dash formula. हाँ जी, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? सामने ध्यान दे बेटा। जैसे मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है कि यहां कार्बन है, ये इस तरह से कुछ गिवन है, यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कॉन्फ़िगरेशन किसका आएगा? कायरल सेंटर का। अगर कायरल ही नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही नहीं है। मतलब चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। तो अब इस वाली पॉइंट पर आप इसका सबसे पहले CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग डिसाइड करें। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, 1 2 3 4। अब सबसे पहली कंडीशन ये है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पर होना चाहिए। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पर होना चाहिए, बस यही ये कंडीशन है। फिर आप 1 से 2 से 3 की तरफ मूव करें। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो R और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो S। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? 4th पोजीशन पर, परफेक्ट, डैश पर है। तो अब आप 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3, तो जब 1 से 2 से 3 चल रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अरे बोलो भाई, ये क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन है। तो क्लॉकवाइज है तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R। लेकिन मान लो अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता, अगर ऐसा एग्जांपल दिया होता अपन को, जैसे ये अपन ऊपर वाला ही ले लेते हैं, ये CHO, इधर OH, इधर CH3, इधर CH2OH, ठीक है। ये OH है, ये CHO है, ये CH3 है, इधर CH2OH है, यही है ना? ठीक है। अब मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो एक तरीका तो मैं इसको पहले फिशर में कन्वर्ट कर लूँ, फिर बता दूँ। अब नंबरिंग डिसाइड करो। तो नंबरिंग अपन वहीं कर चुके हैं। पहली नंबरिंग इसको मिलेगी, इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 नंबर मिलेगा। आपकी कंडीशन क्या है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए? डैश पर। लीस्ट प्रायोरिटी डैश पर होना चाहिए। अच्छा, आप एक तो लीस्ट प्रायोरिटी तो नहीं है डैश पर, वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है डैश पर। तो अपन क्या करें बेटा? ध्यान रखो, लीस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले डैश पे लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 4th वाले को वहां ले जाना पड़ेगा। तो एक ही पोजीशन पे दो तो आ नहीं सकते। 4th को वहां ले जाऊं और उसको इधर ले आऊं। ये मैंने क्या किया? ये मैंने एक बार चेंज किया। इसे बोलते हैं ओड इंटरचेंज। तो मैं बाकी जो 2 बच गए उनको भी इंटरचेंज कर लूं, तो फिर 2 चेंज हो जाएंगे, यानी इवन इंटरचेंज। और इवन इंटरचेंज में कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो आपको ग्रुप ले जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पर। आप तो केवल नंबर ले जाओ बस,
कि आपने क्या किया, यहाँ तो ले आए 1 को और यहाँ ले गए 4 को, फिर यहाँ ले गए 3 को और यहाँ ले आए 2 को। अरे समझ गए ना, ग्रुप को लेकर आओगे फिर नंबरिंग करोगे तो कर तो वही रहे अपन एक्चुअल में, है ना, पर काटा पीटी ज़्यादा हो जाएगी उसमें, तो ये नंबर ठीक है। अब बस अब हो गया काम अपना, अब 1 से 2 से 3 की तरफ चलो। तो मैं 1 से 2 से 3 की तरफ चला, 1 2 नीचे है, 3 ऊपर है। तो ये काम करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, आर, और ऊपर भी शायद आर ही आया था। आया समझ में आपको? लीस्ट कभी भी ओड इंटरचेंज मत करना, हमेशा इवन इंटरचेंज करना, ठीक है। वो जैसे यहाँ है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, यहाँ है तो इन दोनों को कर लो, उन दोनों को कर लो, इस तरह से। तो आप लिखें इसमें लिखो, इफ in wedge dash formula, wedge dash formula in wedge dash formula first give numbering to each group oblique atom around chiral center, around chiral center according to CIP rule, according to CIP rule, and if least priority group is present on dash position, and by going from 1 to 2, 2 to 3, if we move clockwise, then it is R configuration, and if we move anti-clockwise, then it is S configuration. फिर वही बात, लेकिन अगर वो डैश पर नहीं हो तो क्या करें, तो अपन हमेशा इवन इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, बट इफ least priority group
is not at dash position, is not at dash position, then interchange the groups even times. So that configuration remains the same. So that configuration remains the same. ठीक है. तो आप ये नोट कर लें एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. आई थिंक समझ आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना. नंबरिंग आनी चाहिए, बाकी तो सब सिंपल है. हाँ जी, इतना नोट हो गया बेटा. अगला अगला आप खुद डिसाइड करें. अगला आप खुद से डिसाइड करें. लिखा है सामने, आप कर लें जिसका पहले वाला रह गया हो. बताएं भाई. नंबरिंग करो दोनों कार्यल सेंटर पे, सिंपल.
हाँ भाई भव्य बता भाई, इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे पहले, लेफ्ट वाले का। जल्दी बताओ जल्दी। बोल, पहले वाले का आ रहा है, देखते हैं अपन। सबसे पहले इसको नंबरिंग 1 मिलेगी। अरे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, इसको 1 नंबरिंग मिलेगी। फिर इस वाले इधर, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन। तो इस कार्बन पे 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक डबल बॉन्ड O है, एक OH है। तो डबल बॉन्ड O मतलब 2 सिंगल ऑक्सीजन, और OH का मतलब भी ऑक्सीजन। तो इससे 3 एटम कौन अटैच है? 3 ऑक्सीजन। इस वाले कार्बन से 3 एटम कौन कौन से अटैच है? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। भाई इस सेंटर से ऊपर भी कार्बन है, इस सेंटर के इधर भी कार्बन है, तो डायरेक्ट अटैच एटम तो सेम है। तो डायरेक्ट अटैच एटम से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उससे एडजॉइनिंग एटम्स को देखेंगे। तो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, तो फिर इसकी प्रायोरिटी कम है, ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इसको 2 मिलेगा, इधर वाले को 3 मिलेगा, तो इसको क्या मिलेगा? 4। लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पर है? डैश पर, और डैश पर ही होना चाहिए। तो अब अपन 1 से 2 से 3 की तरफ मूव करें। 1 से 2 से 3, तो आई थिंक क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इस वाले में देखते हैं, इसको नंबरिंग 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, और इसको 4 मिलेगी। सही बात, ग्रुप तो सारे वही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम हो गई कि लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है डैश पर। तो एक काम कर लेते हैं, अब इसको दूसरे पेन से लिख लेंगे। यहाँ 1 बोल दूंगा और यहाँ 4 बोल दूंगा। अरे यहाँ इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया और इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। तो 1 और 4 को इंटरचेंज कर लिया, और 2 और 3 को इंटरचेंज कर लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2। सही। अब आपने इवन इंटरचेंज कर लिया। अब चलो 1 से 2 से 3, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। तो 1 से 2 से 3 की तरफ चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज ही आने वाला है, और क्लॉकवाइज आएगा तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? आर। तो ये भी आर और ये भी आर। कर ले नोट। दोबारा एक्सप्लेन करूं? हाँ भाई रजनीश, दोबारा समझाऊं? पहले वाले पे आर कैसे आया? नहीं नहीं, पहले वाले पे। आप देखो उसके अंदर क्या कंडीशन है आर और एस की वेज डैश में, क्या कंडीशन है? तो है क्या? नहीं है ना? तो क्या करें? पहुंचाएं उसे। तो 4th वाले को 1 नंबर पे पहुंचाओ, 4th वाले को डैश पे पहुंचाएंगे तो फिर 1 नंबर वाला यहां आएगा 4th पे। तो कर लो ना इंटरचेंज उसे। यहाँ 4th चला गया, यहाँ 1 आ गया, तो आ गया ना डैश पे 4th नंबर। लेकिन ओड इंटरचेंज नहीं करेंगे, हमेशा इवन करेंगे, क्योंकि फिर भूल जाते हैं लास्ट के अंदर। यार ये तो मैंने ओड टाइम किया था, मेरे तो आर आ गया था जल्दीबाजी में, मैं तो एस करना ही भूल गया। तो इनको इंटरचेंज कर लिया, तो इधर 2 और 3 को भी इंटरचेंज कर लो। तो इधर 3 उधर चला गया, और वो 2 कहाँ आ गया? इधर आ गया। अभी भी नहीं आया समझ में? बस फिर अब 1 से 2 से 3 चलो, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज तो ये भी कैसा आ जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन। कर ले नोट। चलो इस तरह से अपन ने रिप्रेजेंटेशन पढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन स्टीरियोमर्स।
या पूरा लिखना चाहो तो स्टीरियो आइसोमर्स, शॉर्ट में बोलते हैं स्टीरियोमर्स। रिलेशन बिटवीन स्टीरियोमर्स। हो गया ऊपर वाला नोट? चलो सबसे पहला रिलेशन बिटवीन स्टीरियोमर्स। स्टीरियोमर्स में पहला आता है अनेंशोमर। तो अनेंशोमर्स कौन होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऐसे लिखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड which are mirror image of each other, mirror image of each other। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए और एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे सिंपल, यहां ये H है, इधर CH3 है, इधर CH2OH है और इधर OH है। ठीक है, अब इधर अपन, यह आ जाएगा CH3, ये H, ये OH, ये CH2OH। यहां बीच में मिरर लगा लो और चेक कर लो ये मिरर इमेज है कि नहीं है। जो मिरर में इधर पहले है वो उधर भी पहले होगा, जो इधर बाद में है वो उधर भी बाद में होगा। बिल्कुल मिरर इमेज है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, और ये अनेंशोमर्स हैं। नोट कर लें बेटा। नोट करें। हाँ भाई मुस्कान, इस पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे। इस पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये आर है कि ये एस है? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको। सेकंड, यहां ऑक्सीजन अटैच है तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब मैं 1 से 2 से 3 की तरफ चलूंगा तो ये 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चला। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आना चाहिए? एस। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी को चेक किया तो वो है हॉरिजॉन्टल पर, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर। अब ये अगर आर है तो इसको चेक करते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। तो अब आप 1 से 2 से 3 चलो, 1 से 2 से 3। अपन ये क्या चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चल रहे तो क्या आना चाहिए? आर। लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल पर, तो ये क्या आएगा? एस। इसका मतलब अनेंशोमर क्या होते हैं? ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। एक आर है तो दूसरा एस, एक स्मॉल डी है तो दूसरा स्मॉल एल। नोट कर ले बेटा।
इसका मतलब enantiomers having different configuration, ठीक है, मतलब R और S कोमा D और L कोमा कैपिटल D और कैपिटल L। एनेंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट। इसका मतलब ये पीपीएल को क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, ठीक है। एंड दे रोटेट पीपीएल इन डिफरेंट डायरेक्शन। They rotate PPL in different direction. PPL समझते हो ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर वेट पर। और एनेंशियोमर के मॉलिक्यूलर वेट तो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एनेंशियोमर जो होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रखते हैं, लेकिन ये पीपीएल के रिगार्डिंग डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो ये नोट कर लो। यहां तक नोट हो गया बेटा? हाँ जी, एक पॉइंट लिखो। enantiomers having same physical properties but shows different behavior towards PPL। PPL के रिगार्डिंग है डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। एक पॉइंट लिखो। इफ टू मॉलिक्यूल्स having same configuration then they are identical compound। हाँ जी, कहने का मतलब आप मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएं। ये बताएंगे कि ये एनेंशियोमर है कि OH H OH CH3H COOH OH OH CH3H और H, इन दोनों के बारे में बताएं कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के।
कॉन्फ़िगरेशन निकालो इनके आर और एस। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन आएंगे मतलब आइडेंटिकल और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, इसका मतलब अनइंशोमर है। पता है बेटा? अरे बताएं भाई, हर कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा, हर कायरल सेंटर का, तो अनइंशोमर होगा। और इन दोनों का एक बार नीचे वाले का दोबारा चेक करो। ठीक है, देखते हैं। हाँ भैया अथर, नहीं आ रहा क्या? इसमें सामने देख लो बेटा फटाफट। इसमें इस कार्बन से इधर सबसे पहले इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन, नीचे कार्बन, इधर हाइड्रोजन। डायरेक्टली अटैच एटम को देखो तो ये 1 नंबर आएगा, ये 4 नंबर आएगा। फिर ये COOH है, एक तो डबल बॉन्ड O है, एक OH है। तो इस डबल बॉन्ड O का मतलब 2 सिंगल ऑक्सीजन, और OH का मतलब भी क्या है, O। अब इस ठीक है, इधर ऊपर गए कार्बन, इधर नीचे गए कार्बन, डायरेक्ट अटैच एटम से डिसाइड नहीं हो पाया, तो जो नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम है उनको देखेंगे। तो इस कार्बन से नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम ये थे, इधर वाले कार्बन के नेक्स्ट ज्वाइनिंग एटम एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन। मजा नहीं आया, ठीक है। तो फिर ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये नीचे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 1 से 2 से 3 की तरफ चलेंगे। अपन चले एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होना चाहिए S पर, लीस्ट प्रायोरिटी का है हॉरिजॉन्टल पर, तो ये हो जाएगा R। इधर R आ गया। अब ये तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि मैंने इसको पलट के ही काम किया है ये। अरे सेकंड वाला जो आया है वो इसको पलटने से ही तो आया है। अरे आप पलट के ही तो उल्टा 180 डिग्री रोटेट किया है आपने, तभी तो ये आया है ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे दिख रहा है कि इसका अपोजिट है वो, ठीक है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर ऐसे देख लो, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे वाला, और ये 4। तो 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, R पर, लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो क्या हो जाएगा, S। तो ये S। अब इसका डिसाइड करो, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इस कार्बन से राइट में हाईएस्ट OH, लेफ्ट में नीचे की तरफ H, इधर भी कार्बन ऊपर भी कार्बन। तो जब डायरेक्ट अटैच एटम सेम है तो उनके ज्वाइनिंग एटम देखेंगे। तो लेफ्ट में जो कार्बन है उसके तीनों एटम अटैच्ड कौन है, हाइड्रोजन, और ऊपर वाले से तीनों अटैच्ड एटम, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, ऊपर वाले को। सोने समझ आ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये आ जाएगा क्या, 2, फिर ये आ जाएगा 3, इस तरह से। अब आप चलो 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3 चले।
अपन क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होना चाहिए, एस, और लीस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पर तो ये एस ही होगा। अब इसमें चेक कर लो, ये 1 आ जाएगा, ऊपर वाला 2 आ जाएगा। अरे ग्रुप तो वही है ना सारे के सारे यार, बार बार नंबरिंग थोड़ी बताऊंगा। ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब आप चलो 1 से 2 से 3, आप क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, एस, पर लीस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर, तो क्या हो जाएगा, आर। तो ऊपर वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया और नीचे वाले का भी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। इसका मतलब दीज टू आर अनइंशोमर ऑफ ईच अदर, अनइंशोमर्स ऑफ ईच अदर। ये थोड़ा सा लेंदी है ये वाला मेथड, है ना। इसका एक सिंपल मेथड और है, पर ये हमेशा वर्क करता है, वो भी हमेशा ही करता है। वो एक वीडियो देखा होगा ना आपने कि ये 2 बकरियां हैं, ठीक है, 2 बकरियां। बोले ये एक पूछता, बोले ये क्या खाती है, बोले कौन सी वाली, लेफ्ट वाली कि राइट वाली, बोले घास खाती है। बोले बोले लेफ्ट वाली घास खाती है, राइट वाली, बोले वो भी घास खाती है, ठीक है। बोले दोनों रहती कहाँ है, बोले कौन सी वाली, लेफ्ट वाली कि राइट वाली, लेफ्ट वाली बोले झोपड़ी में रहती है, बोले राइट वाली, बोले वो भी झोपड़ी में रहती है, ठीक है। इस तरह से 8-10 क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, और दोनों के आंसर सेम होते हैं। फिर वो लगा रहा चपेटे, बोले जब सेम ही काम करती है तो बार बार क्यों लेफ्ट राइट में कंफ्यूज कर रहा है भाई। चलो, नहीं देखा कि अभी, चलो हाँ सर हम पढ़ रहे थे उस दिन। चलो हाँ भाई, तो एक काम कर सकते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि मतलब इनको एक दूसरे का जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कि सोचते हैं कि ये थे क्या। तो अपन हो गया ऊपर वाला नोट, अरे नोट हो गया क्या ऊपर वाला, ठीक है। आप तो मुझे नीचे वाला बताओ फिर। ये दोनों सेम कंपाउंड है कि अलग है, पहले तो मुझे ये बताना। ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? CWS तो अपनी जगह ही है, इसका मतलब CWS को फिक्स कर दिया, CWS को फिक्स कर दिया। अब बाकी तीनों को रोटेट कर दो, हो सकता है वो दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, दूसरा वाला कंपाउंड आ जाए। मतलब ये सेम नहीं है, ऐसा आ रहा है, इसका मतलब सेम नहीं है। या तो आपने ये वाला गलत किया है या वो वाला गलत किया है। दोनों का क्या आ रहा है, एस। देखो सुनो, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता किया, बहुत अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इस ग्रुप को तो फिक्स कर रखा है, अरे एक को तो फिक्स कर रखा है। अब आपने क्या किया, इससे सेकंड वाले से फर्स्ट बनाओ, सेकंड वाले से फर्स्ट बनाओ। तो CH3 को इसको भेज दो नीचे की तरफ, CH2OH को भेज दो ऊपर की तरफ, और NH2 को भेज दो इधर की तरफ। इस तरह से अपन ने कुछ बात की होगी बेटा, किसी एक को फिक्स करके बाकी तीनों को रोटेट करो, ऐसा अपन ने किया होगा। देखो आप ऐसे रोटेट करके देखो, ये सेम आ जाएगा,
अरे सेम ही आ रहा है, और ऊपर वाले में भी इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में जब इस तरह से काम करोगे तो उल्टा आएंगे दोनों ही। तो देखो यहां पर, अच्छा एक तो ये तरीका हो गया रोटेट करके देखने वाला, तो साफ साफ ये आइडेंटिकल है। ऐसा होता है ना जब एक को फिक्स करके बाकियों को रोटेट करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो अब बाकी वो 1 2 3 4 वाला मेथड कर लो। तो सिंपल है, सबसे पहले डायरेक्ट प्रायोरिटी वाला ये 1 नंबर आ जाएगा, ये 2 नंबर आ जाएगा, ये 3 नंबर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर। अब रोटेट करो 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये आ जाएगा एस। ठीक है, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ वर्टिकल पे ही था। अब यहाँ 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्लॉकवाइज तो आर आना चाहिए, पर लीस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये भी क्या आ जाएगा एस। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये कंपाउंड क्या है, आइडेंटिकल। नोट कर लो बेटा। अरे मतलब सेम ही कंपाउंड थे, बस पोजीशन अलग है। एक बार आप खड़े थे, एक बार आप बैठ गए, सेम ही है। हो गया बेटा। ऐसे ही आप ऊपर वाले को भी सोच सकते हो। चलो मैं ऊपर वाले के बारे में बताता हूं, 1 मिनट सुनो। इस ऊपर वाले के बारे में देखते हैं। ये ऊपर वाला तो मुझे समझ में आ रहा था कि यार ये सी, इसका जस्ट अपोजिट है ये, तो ऊपर वाले में तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होगा। इस नीचे वाले को यार इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई ग्रुप किधर है, तो अपन इसको पलटने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक काम किया कि इस CH3 को भेजा मैंने इधर, इस CH3 को भेजा इधर, और H आ गया इधर, तो यहां H बन गया, यहां CH3 बन गया। इस OH को भेज दूं अगर मैं इधर, इस H को भेज दूं इधर, और इस CH3 को भेज दूं इधर, सेम ही तो रहेगा। अरे बोलो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। इस कायरल कार्बन के ऊपर वाले ग्रुप को मैंने फिक्स रखा है, नीचे वाले तीनों को इंटरचेंज कर दिया। तो ये OH इधर है, ये H इधर है, ये COOH इधर है, इसमें OH आ गया इधर, H आ गया नीचे, CH3 आ गया इधर। और अब आप इन दोनों को देख लो, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। इसको पलट के देख लो, वो आ जाएगा। अरे बोलो भाई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। और मिरर इमेज क्या होते हैं, अनइंशोमर। मिरर इमेज क्या होता है, अनइंशोमर। अब यार एक पंगा हो रहा है कि ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है, एक तो एग्जैक्ट सेम हो जाता तो आइडेंटिकल, एक हर कायरल सेंटर की मिरर इमेज आ गई तो वो अनइंशोमर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कायरल सेंटर की मिरर इमेज आ जाए और कुछ कायरल सेंटर एज इट इज रह जाए, मतलब इधर RR है और उधर SS आने की बजाय एक R का R ही रह जाए और एक R का S हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स।
अगर कंप्लीट मिरर इमेज ना हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो वो मिरर इमेज हो ही नहीं सकती फिर एक दूसरे की। तो जैसे मानो ये दोनों हथेलियां हैं, अब ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ऐसे उठा के इधर रख दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी के थंब नहीं है, एक राइट साइड वाला थंब नहीं है, तो कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है। चार तो एज इट इज मिरर इमेज है, पर इधर तो मिरर इमेज आई नहीं ना बेटा। नहीं समझे मेरी बात? एक सेंटर पे मिरर इमेज नहीं है, बाकियों पे सब पर आ जाएगी। इसका मतलब वो मिरर इमेज नहीं है एक्चुअल में। मिरर इमेज होनी चाहिए तो कंप्लीट होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखें डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स लिखो। स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image of each other. Stereoisomers which are not mirror image of each other. और नॉट अनेंशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर हो लेकिन अनेंशियोमर नहीं हो। स्टीरियो आइसोमर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो जीआई या ओआई। जीआई और ओआई को अपन स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो जो अनेंशियोमर नहीं होंगे वो क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर होंगे। नॉट अनेंशियोमर आर डाइस्टीरियोमर्स। आर डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स may be ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। डाइस्टीरियोमर दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये पहला वाला कंपाउंड क्या है? सिस। और सेकंड वाला क्या है? ट्रांस। पर ऑब्वियसली मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। तो दिस एंड दिस, ये क्या है? डाइस्टीरियोमर्स। हाँ बेटा, अब जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और इन तीनों के ही। अगर एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो सेकंड कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन अगर एस है तो ये एनेंशियोमर होंगे। एक का आर कोमा आर है तो सेकंड वाले का एस कोमा एस होना चाहिए। एक का आर कोमा आर है तो सेकंड वाले का एस कोमा एस, तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में एनेंशियोमर होंगे। एक का आर कोमा एस है
तो सेकंड वाले का क्या होना चाहिए, आर का हो जाना चाहिए एस और एस का हो जाना चाहिए आर। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक दूसरे के अनइंशोमर होंगे। एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इधर अगर आर है तो उधर भी आर ही होना चाहिए, इधर अगर एस है तो उधर भी एस ही होना चाहिए, इधर आर कोमा आर है तो उधर एस कोमा उधर भी आर कोमा आर ही होना चाहिए, मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदलना नहीं चाहिए। एक होता है डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर्स मतलब इधर आर कोमा आर है ना, तो उधर एक का पलट जाए एक का सेम रहे, एक का पलट जाए और एक का सेम रहे, तो ये ना आइडेंटिकल रहे ना अनइंशोमर रहे, तो ये क्या है, डाइस्टीरियोमर है ना। इसी तरह से जैसे इधर आर कोमा एस है तो उधर एस कोमा एस हो जाए, तो एक तो पलट गया पर एक सेम रहा, तो ये क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। नोट कर लें भाई। हाँ जी, हो गया ये नोट। आप मुझे इन तीनों के बारे में बताएं, ये तीनों क्या हैं आपस में। तो ए एंड बी, ए एंड सी, और बी एंड सी। बताएं भाई। देखो फर्स्ट और सेकंड, इसमें एक जगह तो कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है पर एक जगह नहीं बदल रहा। अरे सिंपल है ना। आप देखो ये पहला वाला तो इधर एच और इधर ओ एच था, तो इसको तो पलट दिया आपने,
H की जगह OH आ गया, OH की जगह H आ गया पहले पॉइंट पे। तो यहां तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, लेकिन नीचे वाला तो सेम रहा ना। अरे बोलो भाई, नीचे वाला तो सेम रहा, तो वो तो एक कायरल सेंटर पर चेंज हो रहा है, एक पर सेम रह रहा है। इसका मतलब क्या है? डायस्टेरियोमर। तो इस पॉइंट के अलोंग तो क्या है? सेम है, सॉरी इन्वर्ट हो रहा है, और इस सेकंड वाले पॉइंट के अलोंग सेम है, तो ये तो क्या है? डायस्टेरियोमर। ए और सी तो कंप्लीटली इन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? अनेंशियोमर। और बी और सी ही अगेन डायस्टेरियोमर। बी और सी में भी फर्स्ट वाला ग्रुप तो सेम है, ये इधर OH है, ये इधर OH है ना, वही सेम, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। फिर इस नीचे वाले में लेफ्ट वाला राइट में चला गया, राइट वाला लेफ्ट में चला गया, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के डायस्टेरियोमर। और नहीं समझ आए तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखना बेटा, कि R है कि S है। हाँ भाई, अब एक बात समझते हैं। एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं एपीमर। ये हो सकता है बायो में आप पढ़ते होंगे एपीमर क्या होते हैं, कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, अगर एक ही कायरल सेंटर के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और बाकी सब सेम है, अगर एक ही कायरल से ऐसे कंपाउंड जिनमें मोर देन वन कायरल सेंटर हो और केवल एक कायरल सेंटर के अलोंग कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो और बाकी सब आइडेंटिकल हो, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के एपीमर। अब मान लो पहले जो आप IUPAC नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे, तो अगर 1 नंबर के कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड है तो वो C1 एपीमर हो जाएगा। अगर 2 नंबर के कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट है तो C2 एपीमर हो जाएगा। 3 नंबर पे C3 एपीमर, C4 नंबर पे C4 एपीमर। समझ आ गई बात आप? तो आप लिखें एपीमर क्या होते हैं। लिखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which have more than one chiral center, one chiral center, but having different configuration, different configuration only about one chiral center, only about one chiral center are known as एपीमर ऑफ ईच अदर, एपीमर ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के एपीमर्स होंगे। इसका मतलब एक पॉइंट पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, बाकी पॉइंट पे सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कंपाउंड क्या है? अनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल। क्या है ये? अनेंशियोमर है। अनेंशियोमर क्या होता है? हर पॉइंट पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा है क्या?
केवल एक पॉइंट पे है। आइडेंटिकल क्या होता है? हर पॉइंट पे सेम कॉन्फ़िगरेशन। और डायस्टेरियोमर क्या होता है? कुछ पॉइंट पे सेम, कुछ पे डिफरेंट। तो एपीमर्स क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं एक दूसरे के। एपीमर क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं। कुछ पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, कुछ पे सेम है। ठीक है, तो आप लिखिए ऑल एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स but all diastereomers are not epimer, are not epimer। ऐसा क्यों? क्योंकि डायस्टेरियोमर में तो सिस ट्रांस भी आते हैं और एपीमर में सिस ट्रांस से मतलब ही नहीं है, उसमें तो कायरल कार्बन से मतलब है। तो सारे के सारे एपीमर क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल समझते हैं। आपको ग्लूकोज का एग्जांपल याद होगा। CHO H OH OH H HOH HOH और यहां आ जाएगा CH2OH। ठीक है, या तो यूं कर लो, या जो अपन दो होते नहीं अल्फा और बीटा, सबसे पहला अपन अल्फा वाला बना लेते हैं। इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, फिर OH OH H और H। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, ये डी क्यों बोला अपन ने? अरे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ भाई, हाँ तुम बताओ। क्या बहुत हंस रही हो भाई, क्या दिक्कत है? क्या याद आ रही है बता बेटा। कुछ जोक याद आ रहा है? नहीं, ये बगल वाली हंसा रही है। बता इसे डी क्यों बोला अपन ने? डी या एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कैपिटल डी और कैपिटल एल। लास्ट मतलब लास्ट में ये OH। हाँ, तो उसे क्या बोलेंगे? लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड में है तो कैपिटल डी और लेफ्ट में है तो एल। तो इसलिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब अपन इसका देखो, इसके दो कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ये CH2OH, ये OH OH H OH CHO H OH H और OH। अब ये दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या हो गए? अपोजिट हो गए। जस्ट अपोजिट है। हर सेंटर पे देख लो, यहां जो लेफ्ट में था वहां वो राइट में है, यहां जो राइट में था वहां वो लेफ्ट में है। मतलब इसको पलट दिया मैंने, एज इट इज पलट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? अनेंशियोमर। तो इसे अल्फा डी बोलते हैं, इसे बीटा डी बोलते हैं, या इसे डी ग्लूकोज बोलेंगे और इसे एल ग्लूकोज बोलेंगे। वो अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं आएगा, वो वहीं बायोमोलिक्यूल्स में ही आएगा। जब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तब आता है वो। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अनेंशियोमर। लेकिन अगर ये इस तरह से होता, इधर ये HOH HOH, फिर OH OH H और H, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, तो आपने बोला A एंड B, ये तो क्या है? अनेंशियोमर।
अब आप एक बार ए और सी को देखो, क्या कोई कॉन्फ़िगरेशन किसी पॉइंट पे डिफरेंट है या सब कुछ सेम है? मुझे लग रहा है फर्स्ट पॉइंट पर इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, ये उल्टा है बस, बाकी सब सेम है। सही बात है क्या? तो अगर केवल एक पॉइंट पे ही कॉन्फ़िगरेशन अलग हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? एपीमर। अब आप आईपीसी नंबरिंग कर लो। नंबरिंग कहां से होती है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो यह आ जाएगा 1, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर, दिस इज 6 नंबर। तो 2 नंबर के कार्बन पे क्या है? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के? डायस्टीरियोमर। ठीक है, और बेसिकली अपन क्या बोलेंगे इसे? C2 एपीमर। अरे क्या बोलेंगे बेटा? C2 एपीमर। समझ में आया क्या? जिस कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है उसे उसका नाम लिख दो, बस नोट कर लो ये। ये पढ़ा है क्या आपने वहां जूलॉजी में? एपीमर। एनोमर भी पढ़ा है क्या? एनोमर क्या होता है? एनोमर जो C1 एपीमर होता है ना, C1 एपीमर, उसे ही बोलते हैं एनोमर। अगर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन एनोमर्स। तो एनोमर क्या होता है? C1 एपीमर को एनोमर बोलते हैं। नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे अगर 1 नंबर के कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो उसे बोलते हैं एनोमर। मतलब जो 1 नंबर का कार्बन होता है वो बेसिकली एनोमेरिक कार्बन होता है। क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन। इतना नोट हो गया क्या? आप इसका मॉड्यूल सोल्व कर लें बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है? कनेक्टेड होता है सब कुछ। तो कहीं कहीं जीआई के क्वेश्चन है, कहीं ओआई के क्वेश्चन है, तो आप तो इनको सोल्व करें। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा तो कन्फर्मर का एक पार्ट बचेगा, बाकी ये तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आप एक पॉइंट लिखो बेटा,
in carbohydrates, C1 carbon is anomeric carbon. And if two carbohydrate having different configuration only at number one carbon atom ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो C1 एपीमर, then they are anomer of each other. फिर ये एक दूसरे के एनोमर होंगे। जैसे C2 पे डिफरेंस है ना, ऐसे C1 पे डिफरेंस आ जाए तो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स मीजो कंपाउंड, तो ये ठीक है। तो आप इसमें पहले डेफिनेशन लिख लो इसको, इसकी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which having more than one chiral carbon but having element of symmetry, comma are meso compounds, एक पॉइंट और लिखो, meso compounds are optically inactive due to internal compensation, एक पॉइंट और लिखो, मिरर इमेज of meso compound is identical compound. Mirror image of meso compound is identical compound.
अब क्या मीनिंग है इस बात का मीनिंग समझते हैं। CH3 HOH HOH और CH3, सामने देखो बेटा, देखो ये दोनों, यहां पर ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, यहां दो कायरल कार्बन है। अरे भव्या सामने देख भाई, ये दो कायरल कार्बन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस कंपाउंड को बीच से कट करूं ना, तो ये एग्जैक्ट दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? जहां से अपन कट करते हैं वो क्या बन जाता है, वो तो मिरर बन जाती है। ये OH के सामने OH, H के सामने H और CH3 के सामने CH3। ठीक है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करो ना, तो ये 1 नंबर आएगा, ये नीचे वाला कार्बन, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन, इधर भी कार्बन, इस कार्बन पे तीनों H है, इस कार्बन पे कार्बन H और ऑक्सीजन, इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 नंबर मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, ऊपर वाले को 2 मिलेगा, नीचे वाले को 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो नीचे वाले में 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज गए, R होना चाहिए, पर क्या होगा S, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी कहां है, हॉरिजॉन्टल पर, तो इधर वाले का कॉन्फ़िगरेशन होगा S। और इस नीचे वाले को देखोगे 1 2 ऊपर है, तो 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज गए, तो क्या होना चाहिए S, पर ये होगा क्या R, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पर। तो आप देखो यहां ऊपर वाला कायरल सेंटर अगर +30 डिग्री रोटेट करेगा PPL को, तो नीचे वाला कायरल सेंटर -30 डिग्री रोटेट करेगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। जैसा ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन है वैसे उसका जस्ट अपोजिट नीचे वाला है, और कंपाउंड दोनों सेम दिख रहे हैं। तो यहां पर इंटरनल कंपनसेशन हो गया, किसी दूसरे को कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ने ही कैंसिल आउट कर लिया रोटेशन को। ऊपर वाले ने +30, नीचे वाले ने -30, वापस नो रोटेशन। तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। समझ आ गई बात? तो ये मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। आप ये नोट कर लो, इसकी डेफिनेशन बस कर ली, डेफिनेशन नोट, ये एग्जांपल नोट कर लो एक, और आज के लिए इतना काफी है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है, और POS है तो ये कंपाउंड कैसा है, मीजो है। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर है। मीजो जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर तो होता है, पर ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर होता है। नहीं आप समझ नहीं रहे। अरे ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कैसा है, ऑप्टिकल आइसोमर तो है पर इनएक्टिव आइसोमर है, इनएक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर तो है पर इनएक्टिव आइसोमर है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर में मीजो भी काउंट होता है, स्मॉल डी स्मॉल एल तो काउंट होते ही हैं, पर मीजो भी काउंट होता है ऑप्टिकल आइसोमर में। ठीक है, तो आज के लिए काफी इतना। ओके।